हेलो एवरीवन, और अब अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड टॉपिक का नाम है ट्रांसफर प्राइसिंग। सो एक्सक्लूसिवली इंपॉर्टेंट, गारंटीड एग्जाम में 10 मार्क्स तो आने ही वाला है। मतलब सोच लो तुम, इतने मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं तो तुम लोग समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट होगा ये चैप्टर। 110% 10 मार्क्स तो गारंटीड है, उसके ऊपर डेफिनेटली उसके ऊपर का भी स्कोप है। सो चलो कॉन्सेप्चुअली एंड बेसिक से समझते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, कहां से ये कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ, ग्लोबली इसका एक्सेप्टेशन कितना है। ऐसी एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, इंडिया ने जितना भी कॉस्टिंग अडॉप्ट किया है ना, वो सब ग्लोबल जगहों से ही अडॉप्ट किया है। कॉस्टिंग क्या, सब कुछ, मैं तो बोलता हूं अकाउंट्स भी, टैक्स भी, a lot of things, financial management, all of that we have adopted globally, ठीक है। सो वहां पे ही अपन ने ग्लोबली ही ट्रांसफर प्राइसिंग एज अ कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया है। बट क्या ये अपनी कंपनीज में प्रैक्टिकली यूज होता है या नहीं, एंड अगर होता है तो किस एक्सटेंट तक होता है, एंड हाउ डज इट ऑल वर्क, इज नाउ व्हाट वी विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। तो चलो आओ समझते हैं कॉन्सेप्चुअली क्या है ये ट्रांसफर प्राइसिंग। बेसिक से एज आई सेड स्टार्ट करूंगा, एग्जाम्पल से आपको कनेक्ट करूंगा, एंड देन वी विल डू अ लॉट ऑफ सम्स सो दैट एवरीथिंग इज क्लियर, एंड लास्ट में अपन क्या करेंगे, क्विक रिवीजन ले लेंगे सो दैट और भी चीजें क्लियर हो जाए एंड याद रहे, ठीक है। तो चलो ऑन दैट नोट वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर ट्रांसफर प्राइसिंग। नाउ कहां से ये इमर्ज होता है पहले वो समझते हैं। चलो अगेन, हर एक चीज को अपन लोग ने किस एंगल से समझना है, एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से समझना है, ठीक है। सो क्या अपना थॉट प्रोसेस होना चाहिए, ऑलवेज द थॉट प्रोसेस शुड बी बिजनेस पर्सपेक्टिव, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है ना। So, जब तक बिजनेस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचोगे ना, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेल इन वॉट एवर यू आर डूइंग। और सीए फाइनल लेवल पे तो यार स्टडीज को इंटरेस्टिंग होना चाहिए अपने लिए, और स्टडीज इंटरेस्टिंग कब बनेगा, जब अपन खुद वो धंधे के अंदर घुस जाएंगे, वो बिजनेस के अंदर, वी विल ट्राई टू फील द होल थिंग ऑफ दैट। एंड ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर आपने वैसा किया, मैं आपको बोलता हूं यू विल बी सक्सेसफुल, इज व्हाट माय गारंटी इज। मजा आएगा, ये चैप्टर के सम्स करने में मजा आएगा, ये चैप्टर को समझने में मजा आएगा। डाउट्स के लिए यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी, कोई टेंशन नहीं है। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव हमेशा बोलता है कि उसको क्या चाहिए, क्यों कर रहा हूं मैं धंधा, क्यों कर रहा हूं मैं बिजनेस। सर बॉटम लाइन इज दिस, what sir, bottom line is net profit, yes, so net profit earn करना है मेरे को, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं भाई, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो आप बोलोगे सर सेल्स या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट, यही होता है नेट प्रॉफिट। यस, नाउ दिस इज वेयर वी कनेक्ट आवर ट्रांसफर प्राइसिंग फ्रॉम। तो ये दिख रहा है आपको, सेलिंग प्राइस दिख रहा है, ये सेलिंग प्राइस से क्लू लेकर आगे बढ़ते हैं। तो कैन आई से हर एक कंपनी जो प्रॉफिट के लिए ही चालू हुई है, उसको प्रॉफिट कमाना है, उसको अपना प्रोडक्ट का या सर्विस का सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना पड़ेगा। अगर एक सिंपल एग्जांपल लूं तो ये जो मेरे हाथ में आपको पेन दिख रहा है, एप्पल का पेन है, 12,000 का सेलिंग प्राइस है भाई, ऐफा वैफा नहीं है ये कोई। या फिर आपको ये माउस दिख रहा है, ये जो माउस है ना, ये माउस का सेलिंग प्राइस होगा 800 रुपया, 1000 रुपया, हर एक चीज। तो ये लॉजिटेक का माउस है, तो ऑब्वियसली लॉजिटेक कंपनी ने बेचा है तो कुछ प्राइसिंग रखा रहेगा और फिर ही उस पर प्रॉफिट कमाया रहेगा। सो दिस इज वेयर वी विल पिक अप आवर बेसिक फ्रॉम। तो अपन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं समथिंग कॉल्ड एज प्राइसिंग पॉलिसी। क्या पढ़ रहे हैं अपन, समथिंग कॉल्ड एज प्राइसिंग पॉलिसी। अब ये प्राइसिंग पॉलिसी में दो बातें होती हैं, एक होता है एक्सटर्नल प्राइसिंग और दूसरा होता है इंटरनल प्राइसिंग। सो एक होता है एक्सटर्नल प्राइसिंग एंड दूसरा होता है इंटरनल प्राइसिंग। क्या होता है सर ये एक्सटर्नल प्राइसिंग, इंटरनल प्राइसिंग, जरा डिटेल में बताना। श्योर। नाउ समझो मेरे को कोई प्रोडक्ट बेचना है, वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मेरे पास दो कस्टमर हो सकते हैं। पहला कस्टमर जो मैं मार्केट में जाके ढूंढूं और उसको बेचूं, दूसरा कस्टमर इंटरनली मेरे कंपनी में ही हो सकता है, जिसको आपने प्यार से सुना होगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी
मेरा ही प्रोडक्ट मेरे ही कोई दूसरे डिपार्टमेंट को अगर यूज करना हो तो वो क्या यूज हो जाएगा, इंटरनली यूज हो जाएगा, भले ही वो है मेरा कस्टमर ही, तो उसको अपन कहेंगे इंटरनल प्राइसिंग। एंड अगर मेरे प्रोडक्ट को बाहर बेचना है तो मैं क्या कहूंगा उसको, एक्सटर्नल प्राइसिंग। समझ रहे हो? तो ये जो एक्सटर्नल प्राइसिंग है ना, दिस इज योर एक्सटर्नल प्राइसिंग पॉलिसी। वेरएज जो ये इंटरनल प्राइसिंग है ना, ये इंटरनल प्राइसिंग को अपन प्यार से कहते हैं, जी हां, द चैप्टर दैट वी आर स्टडिंग दैट इज ट्रांसफर प्राइस। सो इंटरनल प्राइसिंग करना हुआ। सर इंटरनल प्राइसिंग मतलब अगर गुड्स मेरे ही कंपनी में मेरे कोई दूसरे डिपार्टमेंट को चाहिए, या अगर कोई सर्विसेज मेरे ही कंपनी में किसी और डिपार्टमेंट को चाहिए, तो उसको भी मैं कुछ तो चार्ज करूंगा ना, प्राइस। वो जो प्राइस मैं चार्ज करने वाला हूं मेरे इंटरनल डिपार्टमेंट से, उसको मैं कहूंगा क्या, बोलो बोलो, टेल, यस, इट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइसिंग। समझो एवरीबॉडी, बेसिक समझ में आया क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग? सो ट्रांसफर प्राइसिंग टैक्स में भी आप पढ़ने वाले हो, वो एक अलग ही दुनिया है। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफ कॉस्टिंग एंड ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफ डायरेक्ट टैक्स हैज जीरो कोरिलेशन। बता देता हूं मैं आपको पहले ही, कोई रिलेशन नहीं है उनका। तो फिलहाल अपन कॉस्टिंग का ट्रांसफर प्राइसिंग समझ रहे हैं। क्या होता है ट्रांसफर प्राइसिंग? जब इंटरनल डिपार्टमेंट को अगर कोई गुड्स बेचा जाए एंड वो इंटरनल डिपार्टमेंट को जब मुझे प्राइसिंग सेट करना हो, तो मैं उसको कहूंगा ट्रांसफर प्राइसिंग। तो सर एक दो एग्जाम्पल देना तो जरा। डेफिनेटली, एक दो नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी आगे। समझे? तो अब क्या करना, आप लोग भी एक नोटबुक ओपन रखना। तो ऑब्वियसली आई एम श्योर मेरा जो टेक्स्ट बुक है वो आपके सामने ओपन है, साथ में एक नोटबुक भी ओपन रखो। एंड जैसे जैसे मैं चीजें बताते जा रहा हूं, आप लोग भी अपने नोटबुक में लिस्ट डाउन करते जाओ। वैसे ये सब चीजें जो मैं भी बोल रहा हूं अपनी टेक्स्ट बुक में है, रिटन फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको प्रैक्टिस कैसे आएगा? बाय राइटिंग। सो प्लीज आप लोग भी साथ साथ में मेरे लिखते जाओ। ज्यादा टाइम में लिखने का नहीं दूंगा, तो आप वीडियो पॉज कर लेना, बिकॉज ऑनेस्टली यू नो राइटिंग में आप कर तो मैं वीडियो चालू रहे तो उस पर टाइम वेस्ट अपन नहीं कर रहे हैं। सो यू कैन जस्ट क्विकली जॉट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। सो वापस से ये कॉन्सेप्ट को अगर मैं बोलूं तो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है? जब गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, जब गुड्स और सर्विसेज इज बीइंग ट्रांसफर्ड, कौन ट्रांसफर कर रहा है किसको? सो कैन आई से वन डिपार्टमेंट इज ट्रांसफरिंग टू अदर डिपार्टमेंट ऑफ सेम कंपनी। भाई डिपार्टमेंट वर्ड यूज किया है तो सर ऑब्वियस है कि वो सेम कंपनी का ही होगा, बट फिर भी क्लैरिफाई कर दिया। सो व्हेन वन डिपार्टमेंट ट्रांसफर्स गुड्स और सर्विसेज टू अदर डिपार्टमेंट, एट दैट पॉइंट इन टाइम जो आप सेलिंग प्राइस डिसाइड करोगे ये ट्रांसफर के लिए, इसको अपन प्यार से क्या कहेंगे? ट्रांसफर प्राइस। क्या कहेंगे? ट्रांसफर प्राइस। एंड इन सच सिनेरियो, ये जो वन डिपार्टमेंट बोला है ना, जो ट्रांसफर कर रहा है, उसको आज के बाद अपन कहेंगे ट्रांसफरर डिपार्टमेंट। एंड जो अदर डिपार्टमेंट है ना, जिसको गुड्स मिल रहे हैं, उसको अपन कहेंगे ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसफरी डिपार्टमेंट, एंड दिस इन अ नटशेल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइस। सो व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर बीइंग ट्रांसफर्ड बाय वन डिपार्टमेंट, transferor department, to other department, transferee department, the price decided or the price at which this is being transferred is called as the transfer price. Are we clear everybody? समझ में आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट? यस। सो प्लीज डेफिनेटली ये चीज तो लिख ही लेना। अगेन आई एम टेलिंग यू, नोट्स में मेरा जो टेक्स्ट बुक आप लोग को मिला है ना, उसमें ये सब चीजें लिखी हुई है, इन डायग्रामेटिक फॉर्म है, इन रिटन फॉर्म है, तो वो मैं अलग से बाद में तुम लोग को नहीं करवाऊंगा, तो तुम लोग वो खाली एक रीड कर लेना। कॉन्सेप्चुअली मैं हर एक चीज यहां पे आप लोग को क्लियर करवा देता हूं, सो दैट नो टेंशन एज सच। अभी क्लियर? चलो अब समझने की कोशिश करते हैं ये कॉन्सेप्ट इमर्ज कहां से हुआ। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग का थोड़ा सा एक बैकड्रॉप ले लेते हैं, दैट हाउ डिड ऑल दिस कम इनटू द पिक्चर। ओके, सो नाउ previously India had the concept of
सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ वर्किंग, ठीक है ना, सब एक ही जगह पे पूरा का पूरा काम होता था। फिर बाद में ग्लोबली, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, आपने आई एम श्योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ा होगा आईपीसीसी में, तो आपने देखा होगा कि अब चीजें क्या हो रही है, डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे हो रही है। जी हां, जब ये कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया वर्ल्ड वाइड, दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इमर्ज्ड। कैसे सर, जरा और डिटेल में बताइए। तो चलो आओ समझते हैं हाउ डिड इट ऑल हैपन। सो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। सो पहले क्या हुआ था, पहले एवरीथिंग वाज इन अ सेंट्रलाइज्ड लेवल, एवरीथिंग वाज सेंट्रलाइज्ड। सो एवरीथिंग वाज सेंट्रलाइज्ड का मतलब डिपार्टमेंट 1 ले लो या डिपार्टमेंट 2 ले लो। मैं अगर बोलूं ना तो आज की तारीख में भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ही फंक्शन करती है, विच इज रॉन्ग, बट ठीक है, देखते हैं। देखो डिपार्टमेंट 3 ले लो, ठीक है। अब क्या होता था, समझो डिपार्टमेंट 1 से कोई चीज डिपार्टमेंट 2 में ट्रांसफर हो रही है, डिपार्टमेंट 2 से कोई चीज डिपार्टमेंट 3 में ट्रांसफर होनी है, तो कॉस्ट जो बनता था ना, या सेलिंग प्राइस जो डिटरमाइन होता था, वो सेंट्रलाइज लेवल पे होता था। तो इसके लिए डिपार्टमेंट 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्या प्राइस पे भी डिपार्टमेंट 2 पे जाने दो, उसको कोई लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज लेवल पे काम हो रहा है। भाई ये डिपार्टमेंट 1 का क्या थिंकिंग था पता है क्या, मेरे को सैलरी मिलने वाला है महीने का 20,000 एंड आई एम हैप्पी विद दैट। ये डिपार्टमेंट 2 बोलता था मेरे को सैलरी मिलने वाला है 25,000 पर मंथ, आई एम हैप्पी विद दैट। डिपार्टमेंट 3 बोलता था मेरे को सैलरी मिलने वाला है 15,000 पर मंथ, आई एम हैप्पी विद दैट। खत्म हो गया। तो अभी तुम कोई भी प्राइस पे इंटरनली ट्रांसफर करो, डिपार्टमेंट 2 को डिपार्टमेंट 3 कोई भी प्राइस पे करे, उसको वो लोग को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि सब काम क्या हो रहा है, सेंट्रलाइज लेवल पे हो रहा है। बट देन थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग। मैनेजमेंट गुरुज ने ये बोलना चालू किया कि अगर एम्प्लॉइज ऐसे काम करेंगे ना, तो उनमें काम एक्स्ट्रा करने का मोटिवेशन नहीं रहेगा। भाई जितना काम दिया उतना वो करेंगे, ना नहीं है, परवाह नहीं। बट व्हाट इफ यू वांट एक्स्ट्रा वर्क टू बी डन फ्रॉम देयर एंड, देन इन दैट केस ये सिस्टम काम नहीं आएगा। तो मैनेजमेंट गुरुज ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सिस्टम को चेंज किया जाए, एंड दैट इज वेयर लेड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ वर्किंग। ऑर्गेनाइजेशंस क्या लेवल पे काम करने लगे, एक डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे काम करने लगे। तो उससे होने क्या लगा सर, तो ये देखो, उससे ये होने लगा कि ये जो डिपार्टमेंट 1 है, ये डिपार्टमेंट 2 है, और ये डिपार्टमेंट 3 है। जब ये इंटरनल डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है ना, तो क्या बोलने लगे ये लोग पता है क्या, कि भाई देखो तुम्हारे को 20,000 का सैलरी जो मिल रहा है वो मिलेगा, 20,000 का जो सैलरी मिल रहा है वो मिलेगा, बट एट द सेम टाइम अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट ने ज्यादा नेट प्रॉफिट, एक्स्ट्रा नेट प्रॉफिट लाया, तो वो डिपार्टमेंट का जो नेट प्रॉफिट है उसका भी शेयर हम तुमको देंगे, जो कि यहां पे नहीं था। यहां पे डिपार्टमेंट कितना भी नेट प्रॉफिट लाए, सैलरी यही रहेगा। यहां पे कंपनी कितना भी नेट प्रॉफिट करे, सैलरी यही रहेगा। तो जब सैलरी वही रहना है, तो मेंटली ह्यूमन थॉट क्या आएगा, छोड़ना है, जो चल रहा है चलने दो ना यार, कौन ज्यादा दिमाग लगाए, लेट इट गो अहेड, हाउ इट इज वर्किंग। बट व्हेन you are given an incentive, when you start thinking that okay, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है या मेरे डिपार्टमेंट का जो नेट प्रॉफिट है उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि अगर मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ता है देन इन दैट केस मेरे को भी उसमें शेयर मिलने वाला है। दैट इज कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ थिंकिंग। एंड ये जो डिपार्टमेंट्स है ना, ये डिपार्टमेंट सेटअप होने लग गए ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट सेंटर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट सेंटर। वेयर एज ये वाला जब सिस्टम हुआ करता था ना, तब डिपार्टमेंट सेटअप होते थे कॉस्ट सेंटर के बेसिस पे, यानी अपना डिपार्टमेंट प्रॉफिट कमाए ना कमाए कोई टेंशन नहीं है, कॉस्ट टू कॉस्ट भी ट्रांसफर किया कोई टेंशन नहीं है। बट अब सिस्टम चेंज होने लगा, डिसेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ वर्किंग आ गया। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड लेवल आने की वजह से क्या हो गया, ये चीज हो गई कि हर एक डिपार्टमेंट प्रॉफिट सेंटर के हिसाब से अब अपने आप को सेटअप करने लगा। यहां पे भी डिपार्टमेंट 2 है, डिपार्टमेंट 2 वाले का सैलरी कितना है बॉस, डिपार्टमेंट 2 वाले का सैलरी अभी अपन ने देखा है 25,000 पर मंथ। तो ये 25,000 तो है ही, बट ये वाला जो डिपार्टमेंट है
उसको जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसके शेयर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं बच्चों? जी हां, ये कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच। समझियो? तो पहले डिपार्टमेंट 1 जब डिपार्टमेंट 2 को ट्रांसफर करता था ना, तो बोलता था लेना, कॉस्ट पे ले ले यार, क्या फर्क पड़ता है, अपन दोनों तो एक ही डिपार्टमेंट है, और तू कॉस्ट पे ले लेगा तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं। बट अब वही डिपार्टमेंट 1 सोच समझ के ट्रांसफर करेगा। ही विल ट्राई टू एंश्योर कि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले। क्यों? क्योंकि उसके डिपार्टमेंट को अगर ज्यादा प्रॉफिट मिला तो उसको उसमें से कुछ शेयर मिलेगा। समझियो? और उससे क्या होगा? मोटिवेशन आएगा इंटरनल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को कि वो ज्यादा में बेचे और ज्यादा क्वांटिटी बेचे, जिससे ओवरऑल प्रॉफिट किसको होगा? कंपनी को। एक कहावत है, घी गिरना तो थाली में ही है ना। अगर इंटरनल डिपार्टमेंट प्रॉफिट करने लगे इंटरनली, एंड ऑफ द डे कंपनी को भी प्रॉफिट मिलना ही है। समझू एवरीबॉडी? वैसे ही डिपार्टमेंट 3 भी सोचने लगा, वो भी सोचने लगा कि चलो भाई 15,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, मैं भी ट्राई करता हूं यार नेट प्रॉफिट कैसे भी करके बढ़ाने का, क्योंकि मैं भी हूं क्या, एक प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच पे चल रहा हूं। समझियो? अब डिपार्टमेंट 1 जब डिपार्टमेंट 2 को ट्रांसफर करता है ना, तो पहले जब ये डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। क्यों? क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर कर दिया। बट अब सोच समझ के ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज डिपार्टमेंट 1 प्रॉफिट के लिए वेट कर रहा है, डिपार्टमेंट 2 प्रॉफिट के लिए वेट कर रहा है। तो डिपार्टमेंट 1 का प्रॉफिट कब आएगा? जब वो ज्यादा प्राइस पे बेचे। डिपार्टमेंट 2 का नेट प्रॉफिट कब आएगा? जब वो डिपार्टमेंट 1 से ले रहा है ना, कम कॉस्ट में उसको ले ले। समझियो ना? डिपार्टमेंट 2 के नजरिए से वो कम कॉस्ट में लेगा तो इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट हुआ ना। हाउ? This whole thing, wherein department 1 trying to maximize its profit, wherein department 2 trying to maximize its profit by lowering the cost, कैसे इन दोनों में एक proper negotiation set करके एक proper price set करना है, is called as the concept of transfer price, ladies and gentlemen. Are we understanding? समझ में आया कहां से आई ये कॉन्सेप्ट? पहले ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। सब कुछ सेंट्रल लेवल पे होगा, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रांसफर करो। डिपार्टमेंट को ज्यादा प्रॉफिट आया तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को। क्यों? क्योंकि मेरा तो उतना ही नेट प्रॉफिट रखने वाले हो तुम, मेरा तो उतना ही सैलरी रखने वाले हो तुम। बट अब कहानी बदल रही है। वी आर नाउ ऑल ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिसेंट्रलाइज्ड वे, एंड अगर डिसेंट्रलाइज लेवल में मैं ऑर्गेनाइज्ड हूं तो मैं क्या करूंगा? सोच समझ के प्राइसिंग रख के ट्रांसफर करूंगा। अगर ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया तो कहीं मेरे डिपार्टमेंट को लॉस ना हो जाए या मेरे डिपार्टमेंट को कम प्रॉफिट ना हो जाए, क्योंकि अगर मेरे डिपार्टमेंट को कम प्रॉफिट होता है तो उसका इंपैक्ट मेरे पे भी आएगा। सो एवरीथिंग नाउ इज सिस्टमैटिकली वर्कड आउट, एंड ये जो अब सिस्टमैटिकली वर्किंग सिस्टम है उसको नाम क्या दिया गया है गाइस? ट्रांसफर प्राइस। आई होप अब और कॉन्सेप्चुअली आप लोग क्लियर हो गए होंगे। ठीक है? सो कॉन्सेप्ट अपन ने ले डाउन कर लिया है। कहां से आया? सेंट्रलाइज टू ग्लोबली डिसेंट्रलाइज टू प्रॉफिट सेंटर। आज की तारीख में एवरी डिपार्टमेंट, एटलीस्ट अगर वो एसएमई भी हुआ, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो भी वो प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच पे ही वर्कड आउट रहता है। बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पब्लिक ने रियलाइज करना चालू किया कि जितना प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच रखेंगे उतना मोटिवेटेड होगा एम्प्लॉय काम करने के लिए, क्योंकि उसको लगा ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिजनेस, खाली सैलरी नहीं है, आई एम अ पार्ट ऑफ द बिजनेस। मैं तो कहता हूं आर्टिकल क्लर्क्स को भी ऐसे ही कुछ तू मोटिवेशन देना चालू कर दो। जब तुम मेरा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का कॉन्सेप्ट पे आऊंगा ना, मैं एक आगे आएगा ट्रस्ट परफॉर्मेंस मेजरमेंट, तब तुम लोगों को समझ में आएगा सर क्या बोल रहे हैं। एनीवेज अभी उसको कट करते हैं। सो एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है। सो आज देखो, फिर बाद में इन्फोसिस ने बहुत सालों पहले ईसॉप का सिस्टम लाया, जो तुम एफआर में अकाउंट्स में जिसका अकाउंटिंग करते हो। बट वो ईसॉप का सिस्टम क्या है? गिविंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू द एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय विल एंश्योर कि कंपनी को प्रॉफिट हो। यहां पे डिपार्टमेंट लेवल पे अपन लोग उसको फंक्शन आउट कर रहे हैं। सो डिपार्टमेंट लेवल पे मैं चाहता हूं प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच रहे, एंड दैट इज हाउ एवरीबॉडी शुड बेनिफिट। समझ में आ गया ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट कहां से इमर्ज हुआ? अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं विद सम प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स। चलो अब लेते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 1।
सो देखो, दो एग्जांपल्स है बेसिकली, दो एग्जांपल मतलब दो कंपनीज है जो एकदम इजीली अपन रिलेट कर पाएंगे इन रिलेशन टू ट्रांसफर प्राइसिंग। भाई एक चीज तो समझ में आ गई होगी आपको कि ट्रांसफर प्राइसिंग वहां पे ही एप्लीकेबल होगा जहां पे डिपार्टमेंट्स हो, वेरियस डिपार्टमेंट्स हो, बराबर है कि नहीं। एक ही डिपार्टमेंट है तो क्या ट्रांसफर प्राइसिंग, फिर तो एक ही बंदा है जिसको डिसीजन लेना है। जब डिसीजन डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पे हो एंड हर एक डिपार्टमेंट प्रॉफिट सेंट्रिक बेस्ड पे अप्रोच्ड हो, दैट इज वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग स्टेप्स इन, है कि नहीं। सो यहां पे पहला अगर मैं कंपनी का बात करूं तो वो है अमूल। जी हां, मास्टर शेफ अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। आजकल आप लोग ने देखा ही होगा अक्षय कुमार को। सो ऑब्वियसली वी हैड बटर इन द पास्ट, अमूल मिल्क पता है, अमूल कर्ड पता है। ऑल ऑफ दिस आर डिपार्टमेंट्स ऑफ द हेड कंपनी अमूल, करेक्ट। तो यहां पे अभी अपन लोग बात करेंगे तीन डिपार्टमेंट की जो अमूल की ही है एंड जहां पे अपन ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई कर पाएंगे। डिपार्टमेंट वन है दूध, मिल्क। डिपार्टमेंट 2 इज कर्ड, दही, दिमाग का नहीं, मिल्क का। एंड डिपार्टमेंट 3 इज कुछ भी ले लो ना, बटर मिल्क, छाछ, करेक्ट। सो दीज आर द 3 डिपार्टमेंट्स। ओके, अब मैं बता देता हूं भाई, अमूल जो एक बहुत पुरानी कंपनी है, 7-8 डिकेड्स ओल्ड कंपनी है। सो ऑब्वियसली ये ग्लोबली ये कंपनी जानी जाती है, ग्लोबल नाम है। एंड ऑब्वियसली ग्लोबल नाम है तो इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज की कंपनी सब कर लेती है वो है अपने आप को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। क्या कर दिया है? डिसेंट्रलाइज कर दिया है। समझ में आ गया आपको? सो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी अमूल है। एंड इसके जो डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट 1 जो मिल्क डिपार्टमेंट है वो एक प्रॉफिट सेंट्रिक बेसिस पे वर्कड आउट है। सेम वे कर्ड डिपार्टमेंट भी प्रॉफिट सेंटर है, सेम वे बटर मिल्क का भी प्रॉफिट सेंटर है। समझियो? अब हो क्या रहा है कि क्या नहीं से कर्ड डिपार्टमेंट को मिल्क की जरूरत पड़ेगी। कर्ड, दही बनता किससे है? मिल्क से। कहना से कर्ड डिपार्टमेंट को मिल्क डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी, कर्ड डिपार्टमेंट को मिल्क डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ। कह रहा इसे बटर मिल्क डिपार्टमेंट को कर्ड डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। बटर मिल्क, छाछ बनता किससे है? कर्ड से। तो कह रहा इसे बटर मिल्क डिपार्टमेंट को कर्ड डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। यस सर, सही जवाब। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस। सो नाउ बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दैट कहना इसे यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग का फंडा बखूबी अप्लाई होगा। डिपार्टमेंट, ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट, transferring goods or services in a decentralized setup, the price at which it will be transferred will be called as the transfer price, will be called as the transfer price। समझे? तो अब नंबर्स के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई ट्रांसफर प्राइस अप्लाई कहां होने वाला है सर? वो तो क्लियर हो गया। मतलब एक कंपनी होनी चाहिए जिसके डिसेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट्स होने चाहिए जैसे कि ये, और वो सब डिसेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट प्रॉफिट सेंटर होने चाहिए जैसे कि ये, और इंटरनली उनमें कोई ट्रेडिंग होना चाहिए ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि ये। अब नंबर्स के साथ इसको और प्रॉपरली समझते हैं। चलो आओ। ओके, सो डिपार्टमेंट 1 कौन सा है? मिल्क डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट 2 कौन सा था अपना? कर्ड डिपार्टमेंट। ठीक है। नाउ मिल्क डिपार्टमेंट का अब कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। ठीक है। मिल्क डिपार्टमेंट का कैपेसिटी इज 1 लाख लीटर्स। मिल्क डिपार्टमेंट का कैपेसिटी इज 1 लाख लीटर्स। समझियो? ठीक है सर। अब ये 1 लाख लीटर्स कहना इससे ये आउटसाइड मार्केट को भी बेच सकता है एंड इंटरनली कर्ड डिपार्टमेंट को भी बेच सकता है। फेयर इनफ। ठीक है। ओके।
आउटसाइड मार्केट में से, ये फर्स्ट केस है अपना, केस 1 है, इधर मैं लिख देता हूं केस 1। आउटसाइड मार्केट में मिल्क डिपार्टमेंट का जो मिल्क वो सप्लाई करता है उसका डिमांड है 1 लाख लीटर्स। कितना? 1 लाख लीटर्स। वेयर एज कर डिपार्टमेंट को पूछा गया कि भाई आपका कुछ डिमांड है, तो कर डिपार्टमेंट ने अपने को कॉल किया और कॉल करके बोला कि हां हमारे को 10,000 लीटर्स ऑफ मिल्क चाहिए कर्ड बनाने के लिए। कितना? 10,000 लीटर्स। ठीक है, ओके। अब और कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको, मिल्क डिपार्टमेंट के रिलेशन में है ये इंफॉर्मेशन। सो मिल्क डिपार्टमेंट को पूछा गया कि भाई आपको ये मिल्क प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो कितना कॉस्ट लगता है। सो मिल्क डिपार्टमेंट ने कहा कि सर हमारे को वेरिएबल कॉस्ट लगता है ₹60। अच्छा, ओके। और फिर पूछा गया कि अच्छा आप मार्केट में इसको कितने में बेचते हैं, मार्केट में मतलब आउटसाइड मार्केट में आप इसको कितने में बेचते हैं। मिल्क डिपार्टमेंट ने कहा सर 100 रुपीज में हम इसको मार्केट में बेचते हैं, अर्निंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹40। ठीक है, समझ में आ गया पूरा सिनारियो आप लोग को। सो डिपार्टमेंट 1 है मिल्क डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट 2 है कर्ड डिपार्टमेंट। मिल्क डिपार्टमेंट कर्ड डिपार्टमेंट को कुछ ट्रांसफर करने की जरूरत है कि नहीं वो देखते हैं अभी। सो मिल्क डिपार्टमेंट का कैपेसिटी है 1 लाख लीटर्स। आउटसाइड मार्केट में उसका डिमांड है, यू कैन से दिस, आउटसाइड मार्केट में उसका डिमांड है 1 लाख लीटर्स। इंटरनली कर्ड डिपार्टमेंट को 1000 लीटर्स चाहिए। और मिल्क डिपार्टमेंट ने अपने को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है, बोला वेरिएबल कॉस्ट मिल्क प्रोड्यूस करने का है 60, सेलिंग प्राइस है 100 एंड कंट्रीब्यूशन जो हम अर्न करते हैं वो है ₹40 का। ठीक है सर, काफी अच्छा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल गया है। अब यहां पे कर्ड डिपार्टमेंट कॉल करके बोलेगा और पूछेगा कि आप हमको क्या प्राइस में ट्रांसफर करेंगे मिल्क डिपार्टमेंट। सो नाउ सबसे पहले, क्या मिल्क डिपार्टमेंट डिसेंट्रलाइज्ड है? यस। क्या मिल्क डिपार्टमेंट प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच यूज करता है? यस। क्या कर्ड डिपार्टमेंट भी प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच यूज करता है? यस। तो अब मिल्क डिपार्टमेंट सोचना चालू करेगा। सपोज तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो मिल्क डिपार्टमेंट के, तो तुम क्या सोचोगे? तुम सोचोगे यार 1 लाख लीटर्स का मेरा कैपेसिटी है और ये 1 लाख लीटर्स का आउटसाइड डिमांड है, तो मैं उसको तो पूरा डिमांड जो है वो सेटिस्फाई कर रहा हूं, अब 10,000 इंटरनल डिपार्टमेंट को भी चाहिए। तो चलो मैं क्या करता हूं, 90,000 बाहर बेचता हूं और 10,000 इंटरनल डिपार्टमेंट को भेज देता हूं, चलेगा। बट आप मुझे बताओ कितने में बेचोगे आप उसको? आप वो जो 10,000, देखो पूरा का पूरा 1 लाख इसको चाहिए माना, बट अभी फिलहाल मैं बोलता हूं कि यार मेरे इंटरनल डिपार्टमेंट को भी चाहिए ना, तो मैं इंटरनल डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी रखता हूं। तो 90,000 मैं ऐसा करता हूं आउटसाइड को भेज देता हूं एंड 10,000 मैं इंटरनल डिवीजन को दे देता हूं। नाउ द प्राइस दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड फॉर ट्रांसफरिंग द मिल्क फ्रॉम द मिल्क डिपार्टमेंट टू दिस इंटरनल डिपार्टमेंट विल बी कॉल्ड एज द ट्रांसफर प्राइस। आप मेरे को बताओ आप क्या प्राइस सेट करोगे अगर आप मिल्क डिपार्टमेंट के सीईओ हो या आप मिल्क डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, तो आप क्या प्राइस पे ट्रांसफर करोगे कर्ड को? सर बट ऑब्वियस मैं तो 100 पे ही करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं वो 10,000 अगर इंटरनल डिपार्टमेंट नहीं लेता है ना तो बाहर बेच सकता हूं उसको सर 100 में। अभी अंडरस्टैंडिंग, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिमांड सप्लाई का गेम है बॉस। तुमको अगर धंधे में बिजनेस में डिमांड सप्लाई को इंटरप्रेट करना आता है ना, समझ लो तुमको ये चैप्टर आता है। एकदम एक्सट्रीम नॉलेज ऑफ एकदम कॉस्टिंग हार्डकोर कॉन्सेप्ट इसमें चाहिए ही नहीं मेरे को चाहिए तुम्हारा बनिया बुद्धि, your knowledge of understanding the demand and supply situations. It is all a game of demand and supply boss. समझियो क्या? तो अब मैं आपको बताता हूं कि इंटरनल डिवीजन को अगर मेरे को ट्रांसफर करना है और मैं मिल्क डिपार्टमेंट हूं तो मैं बोलूंगा सर मैं आपको 100 में करूंगा, बिकॉज मेरे को अदरवाइज वही 10,000 के लिए 100 में मिल रहा है। तो मिल्क कर्ड डिपार्टमेंट बोलेगा अरे अपन दोनों तो एक ही भाई है ना यार, भाई एक ही अपना अमूल मेन माना यार। मिल्क डिपार्टमेंट विल लाइक अग्रीड, बट फॉर मी माय मिल्क डिपार्टमेंट विल अर्न मी प्रॉफिट ओनली देन, मेरे को और बोनस मिलेगा यार। आई एम प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच, सो आई विल ट्रांसफर टू यू एट ₹100 which is nothing
but the market price. So can I say scenario 1, जब मिल्क डिपार्टमेंट जो ट्रांसफर डिपार्टमेंट है उसका फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी हो रहा है, तो वो ट्रांसफर प्राइस क्या सेट कर रहा है लॉजिकली? मार्केट प्राइस। क्योंकि अगर मैं उससे कम में बेचूंगा तो मेरे डिपार्टमेंट का नुकसान हो जाएगा, और मेरे डिपार्टमेंट का नुकसान मतलब मेरा नुकसान, क्योंकि मैं प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच यूज कर रहा हूं। समझियो कि नहीं एवरीबॉडी? अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? सो अब अगर ये 10,000, या तो मैं उसको बोलता हूं तू बाहर से ले ले भाई तेरा, पर अगर मैं तेरे को दे रहा हूं तो मैं मेरा आउटसाइड डिमांड जो 10,000 का है ना उसको कट करके दे रहा हूं, तो तू मुझे उतना तो एटलीस्ट रिकवर करके दे बॉस, विच इज नथिंग बट 100। समझियो? क्लियर? केस 1 लिख लो, पॉज करके लिख लेना। अगेन आई एम टेलिंग यू, लिखने को ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे अपन तो बेटर रहेगा। ठीक है? अगेन सब चीज बुक में दिया हुआ है, सो नहीं भी लिखा परवाह नहीं। अब आ जाते हैं केस 2 पे, जो कुछ नई चीजें अपने को सिखाएगा। ये केस 1 क्लियर, फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है आउटसाइड सेल्स के साथ ही। अब आ जाते हैं केस 2। अब केस 2 में वही डिपार्टमेंट है, कौन सा? मिल्क डिपार्टमेंट एंड कर्ड डिपार्टमेंट। So the department is same, no problem there. मिल्क डिपार्टमेंट का कैपेसिटी अभी भी 1 लाख लीटर्स ही है, नो चेंजेस हियर। कर्ड डिपार्टमेंट का डिमांड भी वही है, कितना था लास्ट टाइम सर? 10,000 लीटर्स। अभी भी उसका डिमांड 10,000 लीटर्स ही है। बट कहानी में ट्विस्ट कहां आया है? फिर कहानी में ट्विस्ट आया है आउटसाइड डिमांड में। सो इंटरनल डिमांड तो कहना से 10,000 लीटर्स ही है, सो नो टेंशन दे। बट आउटसाइड डिमांड जो अब है मेरा, वो है 95,000 लीटर्स का। कितना है? 95,000 लीटर्स का। फिर वही मिल्क डिपार्टमेंट को पूछा गया उनका सेलिंग प्राइस, उन्होंने कहा सर वही 100। उनको पूछा गया वेरिएबल कॉस्ट, उन्होंने कहा सर वही 60। एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग सेम, ओनली वन थिंग हैज चेंज्ड इफ यू हैव क्लियरली ऑब्जर्व्ड, वो है मेरा आउटसाइड डिपार्टमेंट का डिमांड विच इज नथिंग बट 95,000 लीटर। समझियो कि नहीं? यस सर समझियो। ठीक है, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब 1 लाख लीटर्स का मेरा डिमांड है, सॉरी मेरा कैपेसिटी है। सो 1 लाख लीटर्स का मेरा कैपेसिटी है, जिसमें से 95,000 लीटर्स कैन आई से मेरा आउटसाइड मार्केट को जाने वाला है सेल। सो कैन आई से 5,000 लीटर्स का मेरे पास क्या है? आइडल कैपेसिटी है। ध्यान रखना। अब मेरे को कॉल आता है कर्ड डिपार्टमेंट का। कर्ड डिपार्टमेंट बोलता है कि सर हमको 10,000 लीटर्स ऑफ मिल्क चाहिए। ओके, सो कैन आई से उसमें से मैं उसको बोलूंगा ठीक है भाई, देख उसमें से जो 5,000 लीटर्स है ना, वो तो मेरा पूरा का पूरा आइडल कैपेसिटी है। बट जो मेरा 5,000 लीटर्स यहां पे है ना, अगर तेरे को वो चाहिए कि मैं आउटसाइड मार्केट से कॉम्प्रोमाइज करके दूं, तो वो 5,000 लीटर्स के लिए तो मेरे को मार्केट प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। हाँ, बट ये जो आइडल वाला है उसके लिए मैं चाहिए तो वेरिएबल कॉस्ट चार्ज कर सकता हूं, बिकॉज वो तो मेरा एनीवेज केस आइडल है भाई। वो 5,000 लीटर्स तो मेरा एनीवेज केस आइडल है ना, वो तो मैं यूज कर ही नहीं रहा हूं, तो उस पे ऊपर तो मैं वैसे भी कोई बाहर से भी प्रॉफिट कोई कमाने वाला नहीं हूं। तो मैं कितना रिकवर कर लूंगा? जस्ट उतना जितना मेरा एक्चुअल खर्चा होने वाला है, विच इज ₹60। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो? यस सर। तो यहां पे मैं मेरा 5,000 लीटर्स के लिए उसको बोलूंगा मैं वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर लिया रे, तेरे पास चलेगा। बट बाकी का जो 5,000 लीटर्स है उसका मेरे को क्या चाहिए? मार्केट प्राइस, बिकॉज वो मैं मेरा मार्केट सैक्रिफाइस करके तेरे को ट्रांसफर करूंगा। बट ये जो आइडल वाला ट्रे को ट्रांसफर कर रहा हूं उसके लिए चल आई कैन अग्री टू अ वेरिएबल कॉस्ट एज द ट्रांसफर प्राइस। So, यहां पे ट्रांसफर प्राइस कैसे सेट होगा? एक पॉसिबल एवरेज होगा कि भाई 5,000
जो मैं 60 में बेचूंगा एंड 5000 जो मैं 100 में बेचूंगा, दोनों का मैं एवरेज आउट करके एक फाइनल ट्रांसफर प्राइस सेट करके उसको बता दूंगा। समझियो? तो कैन आई से फर्स्ट वाला जो केस था ना, उसमें फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी था। ये वाला जो केस है कैन आई से इसमें पार्ट यूटिलाइजेशन है, बट कैन आई से यहां पे पार्ट आइडल कैपेसिटी भी है। एंड दैट इज हाउ जो पार्ट यूटिलाइज्ड होके मैं ट्रांसफर करने वाला हूं उसको मैं मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर कर दूंगा, पर जो पार्ट आइडल पड़ा है सर उसको तो मैं वेरिएबल कॉस्ट पे भी ट्रांसफर कर सकता हूं। तो इस हिसाब से मैं ट्रांसफर प्राइस सेट करूंगा। समझू एवरीबॉडी? तो दिस वाज केस 2। और एक केस को समझने की कोशिश करते हैं जो है मेरा केस 3। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये वाला भी केस। क्लियर ना? तो यहां पे गेम चेंज हो रहा है एंड अपने थॉट प्रोसेस में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस है। कंटिन्यू करता हूं मैं और आता हूं केस 3 पे। केस 3 में भी वही डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2। डिपार्टमेंट 1 कौन सा है मेरा? मिल्क डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट 2 है मेरा कर्ड डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट 1 जो मेरा मिल्क डिपार्टमेंट है बोलता है मेरा कैपेसिटी कितना है? अब तो तुम लोगों को याद होना चाहिए भाई, मेरा कैपेसिटी है 1 लाख लीटर्स का। डिपार्टमेंट 2 कर्ड डिपार्टमेंट ये बार भी बोलता है मेरा 10,000 लीटर्स का डिमांड है। गेम यहां पे बदलेगा। आउटसाइड डिमांड अब मेरा कितना है पता है क्या? 90,000 लीटर्स। जी हां, 90,000 लीटर्स का मेरा ये बार का डिमांड है। वेयर एज कैन आई से अब यहां पे इंटरनल डिमांड कितना है मेरा? 10,000 लीटर्स का। चलो अब और इन्फो में क्या क्या है? और इन्फो में है मिल्क डिपार्टमेंट। मिल्क डिपार्टमेंट बोलता है कि हमारा सेलिंग प्राइस है 100, हमारा वेरिएबल कॉस्ट है 60। बाकी सब सेम। एक जगह पे जहां पे चेंज है वो मैंने उधर हाईलाइट करके दिखा दिया है 90,000 लीटर्स एज सच। समझियो आपको एवरीबॉडी? यस और नो? ठीक है, चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब वापस से मिल्क डिपार्टमेंट अपना कैलकुलेशन चालू करेगा। वो बोलेगा यार देखो मेरे पास 1 लाख लीटर्स का कैपेसिटी है जिसमें से 90,000 बाहर जाने वाला है, सेल है, आउटसाइड डिमांड है उसका, आउटसाइड डिमांड है उतना। बट कैन आई से 10,000 लीटर्स का डिमांड, अब मतलब 10,000 लीटर्स क्या है बेसिकली मेरा आइडल कैपेसिटी है कि नहीं? और कोइंसिडेंटली उतना ही या उससे उतना ही डिमांड जो आइडल कैपेसिटी का है उतना ही डिमांड मेरा कर्ड डिपार्टमेंट का है। तो कहना इससे अब अगर मैं ये आइडल कैपेसिटी में से ही कर्ड डिपार्टमेंट को दे रहा हूं तो मैं कुछ लूज आउट तो नहीं कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्राइस। तो कहना इससे वो अगर पूरा का पूरा आइडल कैपेसिटी से ही मेरे को पूरा रिकवर करके देना है तो मैं 60 रुपीज जो वेरिएबल कॉस्ट है उतना भी ट्रांसफर प्राइस चार्ज कर सकता हूं। बट ये सिनेरियो में समझा आपने क्या हुआ? पूरा का पूरा आइडल कैपेसिटी पड़ा था मेरे पास। दिखा इधर 1,90,000 यूज, 10,000 पूरा का पूरा आइडल कैपेसिटी पड़ा है मेरे पास। क्लियर है? करेक्ट। सो कैन आई से अब अपने को क्लैरिटी आया बॉस? तो चलो उसको एक समराइज्ड वे में समझते हैं। कैन आई से मेरा जो केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, उसको समझते हैं। केस 1 क्या था बॉस? केस 1 क्या था बॉस? केस 1 था जहां पे कैपेसिटी का पूरा यूटिलाइजेशन आउटसाइड डिमांड के साथ हो रहा था और उसमें मेरे को इंटरनल डिमांड को अगर सेटिस्फाई करना है तो जितना मेरे को आउटसाइड से मिल रहा था वही मैं चार्ज करूंगा मेरे इंटरनल कस्टमर से भी। केस 2 में कहानी बदली, थोड़ा सा मेरा आउटसाइड, थोड़ा सा आइडल कैपेसिटी। जितना आइडल कैपेसिटी उतना तो चलो वेरिएबल कॉस्ट पे कर लिया, बट जितना मैं मार्केट को सैक्रिफाइस करके देने वाला उतने पे मार्केट प्राइस। एंड केस 3 में अपन ने देखा पूरा का पूरा मेरा
इंटरनल जो है वो आइडल कैपेसिटी से ही सेटिस्फाई हो जाएगा, तो इन सच सिनेरियो मैं वेरिएबल कॉस्ट पे भी मेरा ट्रांसफर प्राइस रख सकता हूं। सो केस 1, व्हेन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी हो रहा है, ऐसे टाइम पे ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? यस, इट विल बी नथिंग बट माय मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बोल सकते हो इसको आराम से। यहां पे जब मेरा सेकंड सिनेरियो था, तो आप क्या देख रहे हो कि मेरा ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? तो मैं बोलूंगा भाई जितना पार्ट आइडल है उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट, एंड जितना पार्ट यूटिलाइज्ड है उसके लिए मेरा मार्केट प्राइस, इन दोनों का एवरेज। एंड केस 3 में मेरा ट्रांसफर प्राइस क्या सेट हो रहा है? मैं बोलूंगा जितना पार्ट मेरा यूटिलाइज हो रहा है, अरे बट थर्ड में तो यूटिलाइजेशन है ही नहीं, पूरा का पूरा आइडल है, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट को भी मेरा ट्रांसफर प्राइस रख सकता हूं। समझू? सो दिस इज हाउ, जस्ट एन एग्जांपल ऑफ हाउ द ट्रांसफर प्राइसेस आर सेट। प्योरली तुम अगर देखते हो यहां पे पूरा गेम किस हिसाब से बदल रहा है, तो यूटिलाइजेशन के हिसाब से। किसके हिसाब से बदल रहा है? तो यूटिलाइजेशन के हिसाब से। एक्के नहीं समझू? सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स आउट। ओके देन, विद दिस बेसिक्स अपन अब स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस। मतलब अभी देखो क्या है, एग्जाम्पल ले लिया अपन लोग ने, जैसा मैंने तुम लोग को बताया था कि एग्जाम्पल के बाद अपन सम्स पे आ जाएंगे। अब तुम्हारी बुक में, तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक तुमको दिया है उसमें थियोरी दिखेगा, बहुत सारा थियोरी है, कुछ डायग्रामेटिक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो थियोरी खुद से पढ़ना है तुम लोग को, ठीक है ना? ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में अभी जब जो समझा रहा हूं ना तुमको, वो एक्सप्लेनेशन वो थियोरी का ही है। सो दैट इज फॉर यू टू डू। आराम से फ्री हो गए तब पढ़ो। अभी तुम लोग को लग रहा है क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होने वाला है, तो उसके पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं, वीडियो पॉज कर दो, थ्योरी देख लो, कोई टेंशन नहीं है। बाकी इतना जो मैंने समझा है अगर बराबर समझ में आ गया है, वी आर ऑल सेट टू नाउ स्टार्ट विद द सम, ठीक है ना? सो वी अंडरस्टूड अभी तक कि भाई ये जो भी है वो है गेम डिमांड और सप्लाई का। एग्जाम्पल 1 में क्या मिल्क को किसी का भी गरज था क्या मिल्क को कर्ड डिपार्टमेंट या किसी का भी कोई प्रॉब्लम था क्या? नहीं, उसका ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज था, तो उसने बोला मैं मार्केट प्राइस पे बेचेगा। फिर बाद में जब उसका आइडल कैपेसिटी आते गया तब रेंज चेंज होते गया। करेक्ट? सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड विद दीज एग्जांपल्स, विद दीज केसेस। अब उसको प्रैक्टिकली सम्स में ले लेते हैं। सो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। एज आई सेड, जो भी थ्योरी पार्ट है ना बुक में, नोट टेक्स्ट बुक में तुम्हारे, वो खुद से पढ़ना है, खुद के इंटरप्रिटेशन के लिए और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग तुमको चाहिए तो। बाकी उसमें जितना भी थ्योरी है मैं समझा चुका हूं, अब एक एक रीड करके लाइन का करके मतलब नहीं है, इट इज अननेसेसरी वेस्टिंग यू नो आर कंबाइंड टाइम। सो विच वो तुम लोग अकेले में पढ़ो आराम से, इन डेप्थ थोड़ा और नॉलेज चाहिए तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? चलो, ऑन दैट नोट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फाइनल विद क्वेश्चन नंबर 1। सो प्लीज एवरीवन क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट, ठीक है? एकदम सिस्टमैटिकली समझेंगे कैसे ट्रांसफर प्राइसिंग में सम्स को अप्रोच करना है, कैसे समझना है, इज नाउ व्हाट वी आर ऑल गोइंग टू टैकल। सो ये आप लोग के सामने दिख रहा होगा, ठीक है? ओपन योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग एज वेल। चलो, क्वेश्चन 1, XYZ Limited has 2 divisions, division A and division B, ठीक है? Both division have full autonomy over their respective division। ये तो चाहिए, तब भी तो ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई होगा। फुल ऑटोनॉमी यानी डिसेंट्रलाइजेशन, फुल ऑटोनॉमी यानी दे आर बेसिकली प्रॉफिट सेंटर्स, मतलब खुद के डिविजन्स, डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तभी तो ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई होता है, ठीक है? सो इधर मैं लिख देता हूं FI, दे फुल ऑटोनॉमी यानी दे आर डिसेंट्रलाइज्ड, फुल ऑटोनॉमी यानी दे आर प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है? चलो, विल कंटिन्यू। डिवीजन A produces product P and division B produces product Q.
प्रोडक्ट पी मे बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट क्यू विद लिटिल ऑल्टरेशंस। ए भाई आराम से मतलब कितनी सारी चीजें आ गई, ए बी पी क्यू, पी यूज्ड फॉर मेकिंग क्यू। सो इसको अभी इतना भी ह्यूमन माइंड है, छोटा सा दिमाग, एग्जाम टाइम पे क्या क्या ध्यान में रखेंगे। अरे मतलब ये तो अभी सम रीड करना स्टार्ट किया है, कॉस्टिंग में तो सम्स कितने बड़े होते हैं अपने को पता है। सो स्टार्ट करूंगा एंड करूंगा तब तक तो एवरीथिंग विल बी इवेपोरेटेड। तो इसके लिए अप्रोच एंड डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाट नाउ वी आर गोइंग टू डू। सो क्वेश्चन 1 स्टार्ट करेंगे अपन लोग। जैसे जैसे क्वेश्चन रीड करते जा रहे वैसे वैसे उसका आंसर भी सॉल्व करते जाएंगे। कैसे? तो एक समरी बनाकर। जी हां, दिस इज द थंब रूल अप्रोच विच यू आर ऑलवेज गोइंग टू फॉलो। भले आप एसएफएम करो, कॉस्टिंग करो, अकाउंट्स करो, जहां पे भी सम्स होते हैं ना, बड़े बड़े सम्स होते हैं ना, वहां पे सम को सॉल्व करने के पहले क्या बनाना है, उसका एक समरी, ताकि चीजें एकदम स्मूथ और इजी हो जाए। समझो एवरीवन? सो चलो आओ। चैप्टर यहां पे है, सॉरी यहां पे क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड के 2 डिवीजन है। डिवीजन ए पी बनाता है प्रोडक्ट एंड डिवीजन बी क्यू बनाता है। प्रोडक्ट पी मे बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट क्यू विद लिटिल ऑल्टरेशंस। जो भी अपन लोग ने पढ़ा है उसको एक प्रॉपर डायग्रामेटिक फॉर्म में पुटअप कर देते हैं। सर क्या ये हम लोग एग्जाम में कर सकते हैं? यस। सर क्या एग्जामिनर मार्क्स देगा ऐसा किया तो? यस। समझो? ओके। सो डिव ए एंड div B, div A एंड div B, डिवीजन ए डिवीजन बी है। डिवीजन ए कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? प्रोडक्ट P। डिवीजन बी कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? प्रोडक्ट Q। समझियो? ओके, कंटिन्यू करेंगे अपन लोग। अच्छा, उन्होंने कहा है दैट डिवीजन प्रोडक्ट P कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोडक्ट Q विद लिटिल ऑल्टरेशंस। सी, मैंने क्या बोला है? ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव। ऐसा सोचो तुम्हारा धंधा है और तुम्हारे धंधे में 2 डिपार्टमेंट है, डिवीजन ए डिवीजन बी। डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट ए प्रोडक्ट P बना रहे, डिपार्टमेंट बी प्रोडक्ट क्यू बनाता है विद लिटिल ऑल्टरेशंस। सो ये यहां पे इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट क्यू बनाना है। समझो मेरे को, ये प्रोडक्ट क्यू बनाना है तो प्रोडक्ट पी पहले इसमें यूज होगा, प्लस कुछ इसमें ऑल्टरेशंस करेंगे प्रोडक्ट पी में, तो प्रोडक्ट क्यू बन जाएगा। प्रोडक्ट पी आएगा अपने पास, उसमें कुछ ऑल्टरेशंस करेंगे, प्रोडक्ट क्यू बन जाएगा। समझियो? ओके, क्वेश्चन को अपना बना लो, काम इजी हो जाएगा। शाबाश, कंटिन्यू। ओके, डिवीजन ए प्रोड्यूसेस, हो गया। डिवीजन ए प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बताइए, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट पी इन एक्सटर्नल मार्केट इज 18,000 यूनिट्स एट ₹30 पर यूनिट। ओके, सो प्रोडक्ट पी का क्या डिमांड है एक्सटर्नल मार्केट में? 30,000 यूनिट्स। एट द रेट सेलिंग प्राइस कितना है? 30 पर यूनिट। एट द रेट ₹30 पर यूनिट। समझियो? तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैं खाली प्रॉपरली लिखते जा रहा हूं, दैट्स इट, नथिंग एल्स। वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट एट ₹2 पर यूनिट इज ₹20। सो इधर ही इसी से रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट का भी इन्फो दिया है, कितना? ₹20 per unit, but this is including, variable cost is including variable selling cost of ₹2 per unit। समझियो? सो इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट का टोटल, वैसा बाइफरकेशन क्या है? वेरिएबल कॉस्ट 18 प्लस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 2, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 20। ओके, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। डिवीजन बी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फो। क्या देखते हैं? डिवीजन बी रिक्वायर्स 5,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट क्यू। ओके, सो डिवीजन पी
क्या बोला है, डिवीजन बी क्या बोला है, रिक्वायर्स हाउ मेनी यूनिट्स, 5000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट क्यू। सो यहां पे वो बोलता है कि हमको कितना यूनिट्स चाहिए, 5000 यूनिट्स। सो प्रोडक्ट क्यू को 5000 यूनिट चाहिए प्रोडक्ट पी का, ओके, टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट क्यू। हाउएवर division B has to incur rupees 5 per unit as alteration cost to make it viable for production of product Q। ये तो पहले ही बात हो गया था बॉस, यहां पे जितने में भी मेरे को आएगा उसके ऊपर एडिशनली 5 रुपए का खर्चा करना है। डिवीजन ए प्रोडक्ट पी को जितने में भी बेचेगा डिवीजन बी को, एडिशनली 5 रुपए डिवीजन क्यू को इंकर करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट क्यू बन पाएगा। ठीक है, ओके। However, डिवीजन बी हैज टू इंकर ₹5 एज ऑल्टरेशन कॉस्ट टू मेक इट वायबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्यू। ठीक है, independent supply of product R is available in the market, which is a refined form of product P at ₹32 per unit। अच्छा जी, सो हमारे को देखो, एक तो है कि प्रोडक्ट Q प्रोडक्ट P से ही बन जाए प्लस ऑल्टरेशन करके, या डायरेक्टली भी मार्केट में एक प्रोडक्ट R अवेलेबल है, प्रोडक्ट R अवेलेबल है विच इज अ रिफाइंड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट बी। वो कितने में, एट 32 पर यूनिट, एट 32 पर यूनिट, एंड ऑन विच no further additional cost is required for alteration and it can be directly used for production of product Q। समझेगा, अगर Q P को यूज करके बनाता है तो प्लस 5 रुपया ऐड हो जाएगा। अगर प्रोडक्ट Q P को यूज करके बनाता है तो प्लस 5 रुपया ऐड हो जाएगा। बट अगर वही प्रोडक्ट Q डायरेक्टली R खरीदता है तो डायरेक्टली Q बन जाएगा, उसके ऊपर और एडिशनल खर्चा 5 रुपए का करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू। कैलकुलेट द मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस फॉर द बिलो केसेस। ओके, सो अब मेरे को रिक्वायर्ड पार्ट पे आ गया हूं, बट रिक्वायर्ड पार्ट पे मैं आऊं उसके पहले क्या ये समरी दिख रहा है तुमको? दिस इज हाउ योर अप्रोच शुड बी। हर एक सम स्टार्ट करने के पहले उसका समरी इतना याहूम, इतना धूम, इतना अच्छा बना लो दैट तुम्हारा सम आधे से उधर खत्म हो जाए। सो ये समरी इतना अच्छा होना चाहिए कि बैकवर्ड वर्किंग होना चाहिए यहां से। मतलब ये समरी देखकर मैं मेन क्वेश्चन बना सकता हूं क्या? देखो बताता हूं। देयर आर टू डिविजन, डिविजन ए, डिविजन बी, विच मेक टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पी, प्रोडक्ट क्यू। Product P has a demand of 30,000 in the external market and a selling price of 30 per unit and variable cost of 20 per unit, including variable selling price of 2 per unit. It can transfer 5,000, there is division B which requires product Q. However, division B can make product Q which requires 5,000 units of product P. But in order to be usable, there are certain alterations to be done for product Q, for product P, which will cost ₹5 additionally. At the same time, product R can be used as a substitute at ₹32 per unit, for which no alteration is required, which can be directly incorporated in product Q. ठीक है, सो देखो मेरे हाथ में क्वेश्चन है क्या? नहीं, खाली ये समरी देखकर पूरा मेरे दिमाग में क्वेश्चन रेडी हो गया है। ऐसा होना चाहिए आपका समरी, कैफा एफा। अभी क्लियर एवरीवन? ठीक है, इधर तक सब कुछ सही जा रहा है। नाउ वी कम टू द रिक्वायर्ड पार्ट। तो चलो रिक्वायर्ड पार्ट को यहां पे कहीं जॉट डाउन कर लेते हैं। लेट्स सी रिक्वायर्ड पार्ट का फर्स्ट। इफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ डिवीजन ए इज लिमिटेड टू 25,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी। तो केस 1 एक एक केस को अपन इंडिविजुअली चेक करते जाएंगे। ठीक है, ओके। सो केस 1 सेज दैट
प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ P, product P is 25,000 units. All right, please write it down in your book as well. So now let's start. We are clear with this example. This is a fundamental example. Trust me, even if you refer this example, अगर आप ये example को लास्ट सम होगा ना जो ट्रांसफर प्राइसिंग का, उसके टाइम पे भी ये सम को याद करोगे ना, कहीं पे भी अटके तो ये सम आपको हेल्प करेगा. इतना फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली. सो प्लीज इंश्योर एग्जाम के टाइम पे भी ये सम रिवाइज करके जाना है. एंड यू नो वेरी नाइस सम. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. प्रोडक्शन कैपेसिटी is how much? It is 25,000 units. ठीक है. Now in this 25,000 units, let us see what is the demand of product P. Okay, so the demand of product P, as we can see here, is 30,000 units. स्मॉल करेक्शन, इट इज 18,000. तुमने बताया भी नहीं मुझे यार. 18,000 है ना. ओके, सो इट इज 18,000 यूनिट्स. यस, सो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट पी इज 18,000 यूनिट्स. सो कैन आई से दिस इज नथिंग बट आउटसाइड मार्केट का डिमांड. बराबर है. तो अब 25,000 का टोटल कैपेसिटी है, 18,000 का डिमांड है. सो कैन आई से आइडल कैपेसिटी कितना हो गया मेरा? आइडल कैपेसिटी कितना हो गया मेरा? यस, 7,000 यूनिट्स इज माय आइडल कैपेसिटी. अभी क्लियर? ठीक है. अब ये तो एक इनिशियल अपन ने चार्ट बना लिया. नाउ आई गेट अ कॉल फ्रॉम डिवीजन बी. वो मेरे को डिवीजन बी कॉल करके बोलता है कि हमको 5,000 यूनिट्स चाहिए. क्या चाहिए हमको? 5,000 यूनिट्स चाहिए. किसका? प्रोडक्ट पी का. ठीक है भाई, दे देंगे. तो कैन आई से ये जो 5,000 यूनिट्स है वो ये 7,000 यूनिट्स में से ही यूज हो जाएगा, है कि नहीं? तो अब ये 5,000 यूनिट्स के लिए जो पूरा का पूरा आइडल कैपेसिटी में से ही आएगा, इसके लिए अपन वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर किया तो भी परवाह नहीं, टेंशन नहीं. अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस. सी हियर देखो, अपना बेसिक्स पे जाते हैं. इधर का जो केस 3 है, फुल अगर आइडल कैपेसिटी हुआ तो अपन ट्रांसफर प्राइस क्या रख रहे हैं बॉस? वेरिएबल कॉस्ट, राइट ही. सो अकॉर्डिंगली यहां पे अपन वेरिएबल कॉस्ट रख रहे हैं. अब क्वेश्चन में पूछा गया है, जरा उसको देखते हैं बराबर से. इफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, फर्स्ट पार्ट रीड कर रहा हूं. ए, इफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ डिवीजन ए इज लिमिटेड टू 25,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस. क्या कैलकुलेट करना है? मिनिमम एंड मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस. अब यहां पे बहुत स्मार्टली चीजों को समझना पड़ेगा. सो कैन आई से वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस फ्रॉम आवर आइडल कैपेसिटी, करेक्ट? अब अपने को क्या डिसाइड करना है? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, and we have to decide the maximum transfer price. अच्छा, मुझे बताओ मिनिमम आप कितना चार्ज करोगे? कम से कम इतना तो चार्ज करोगे ही. कितना? तो कहना इसे रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आप करोगे. सो आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना है? सो यू विल से सर आवर वेरिएबल कॉस्ट इज 20 इंक्लूडिंग वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ऑफ ₹2. सो वेरिएबल कॉस्ट इज 20 विच इंक्लूड्स वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट. तो सर उसका इधर क्या इंपैक्ट आएगा बॉस? बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा ये ₹2 का. नाउ क्या है ये इंपैक्ट, मैं आपको बताता हूं. जब आप एक्सटर्नल मार्केट में बेचते हो ना, तब आपको ये वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इंकर करने की जरूरत पड़ती है, बिकॉज आपको एक्सटर्नल मार्केट के कस्टमर्स को खींचना है अपनी तरफ. काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट, काइंड ऑफ मार्केटिंग, वैसा. बट क्या इंटरनल डिपार्टमेंट को एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग की जरूरत है? जरा भी नहीं. सो कैन आई से जब भी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट होगा, व्हाट डज वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स एन एडिशनल एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग कॉस्ट इंकर्ड टू वू, मतलब नए कस्टमर लाने के लिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट इंकर करना पड़ता है फॉर एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग. बट
वो सेम कॉस्ट कैन आई से इंकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सेम कॉस्ट इंकर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो इंटरनल ट्रांसफर हो रहा है तो भाई, है कि नहीं? सो अगर इंटरनल ट्रांसफर हुआ तो ये 2 रुपए की जरूरत नहीं है। एंड देयरफॉर कैन आई से मेरा जो एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट लगने वाला है वो तो 18 रुपीज ही होगा जब मैं इंटरनल ट्रांसफर कर रहा हूं बस। जब एक्सटर्नल ट्रांसफर कर रहा हूं तब तुम्हारा बात बराबर है क्या? जब मैं एक्सटर्नल ट्रांसफर कर रहा हूं तब 20 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट होगा, पर जब इंटरनल ट्रांसफर कर रहा हूं तो फिर तो कैन आई से 18 रुपीज में मेरा काम हो जाएगा ना यार। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइज? दिस मिनिमम ट्रांसफर, दिस वेरिएबल कॉस्ट जो भी अपने को रिकवर करना है ना, बिकम्स माय मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? यस। व्हाट विल बी माय मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस? मैक्सिमम मैं कितना ले सकता हूं? अब देखो यहां पे एक थंब रूल बताता हूं, जब भी मिनिमम ट्रांसफर प्राइस सेट करना है ना, थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ट्रांसफरर। क्या बोला? थिंक फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसफरर। बट जब मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस डिसाइड करना है ना, तो आपको ट्रांसफरी के एंगल से भी सोचना पड़ेगा। तो अब देखो यहां पे सी हाउ डू आई अप्रोच मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। तो आपको समझ में आ गया भाई, मिनिमम मैं कितना कलेक्ट करूंगा जितना मेरा खर्चा हुआ है। मेरा खर्चा कितना हुआ है? कुछ लोग बोलेंगे सर 20 रुपीज। ना 20 नहीं 18 ही हुआ है, क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर करना है तो वो 2 रुपए बच जाएंगे, तो उतना खर्चा होगा ही नहीं, तो वेरिएबल कॉस्ट 18 हुआ ना यार, एज सच। समझियो? ठीक है, कंटिन्यू करता हूं। मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस पे आते हैं। किस पे आते हैं? मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस पे आते हैं। अगर मैं मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस की बात करता हूं तो कैन आई से मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस शुड बी नथिंग बट माय मार्केट प्राइस। भाई मार्केट से जितना कर रहा हूं तुम लोग भी उतना ही दे दो। सो कैन आई से इट विल बी हाउ मच? 30। बट जब भी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आएगा तो उतना मेरे को जो सेविंग हो रहा है कॉस्ट में, वो बेनिफिट मेरे को इंटरनल ट्रांसफर को भी देना पड़ेगा। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। चलो, सपोज नाउ हियर दिस ट्रांसफरर डिवीजन अगर ये आउटसाइड मार्केट को बेचता, देन इन दैट केस कैन आई से ये 30 रुपीज में बेचता, बराबर है। इसका अगर वेरिएबल कॉस्ट देखना होता तो कैन आई से 20 आ जाता। तो कैन आई से वो कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा है? 10 रुपीज का कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा है वो किससे? आउटसाइड मार्केट से, बराबर है। अब वी ऑल नो, देखो सिंपल चीज बोलता हूं यार, सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। यार ये तो बेसिक है अपना आईपीसीसी का यार, बराबर। सेलिंग प्राइस इज वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन। अब यहां पे यही वाले एग्जांपल में तो इधर मैंने लिखा है ना ऊपर, उसी एग्जांपल में वेरिएबल कॉस्ट 20 है, कंट्रीब्यूशन 10 है, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना आया? 30। नाउ इन रियलिटी व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग टू इंटरनल डिपार्टमेंट, तो भी मेरा सेलिंग प्राइस जो मेरा मार्केट प्राइस है वो कितना है? 30 अकॉर्डिंग टू यू। बट मैं आपको बोलता हूं जब ये इंटरनल ट्रांसफर प्राइस सेट करना है एंड मेरे स्ट्रक्चर में वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी है, तब वेरिएबल कॉस्ट क्या है? मेरा रियल वेरिएबल कॉस्ट कैन आई से 18 प्लस कंट्रीब्यूशन मेरे को अदरवाइज मार्केट से कितना मिल रहा है? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 28। सो यहां पे मार्केट प्राइस और वी कैन से वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट बेसिकली। सो वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 18, कंट्रीब्यूशन 10, ये टोटल कितना हो गया? 28। सो अपन कितना लेंगे? जब भी वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट होगा ना, इट विल बी दिस। या तो आप ऐसे लिख दो, मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, तो इधर 2 रुपया माइनस कर दो तो भी इधर आपका 28 आ जाएगा। या आप वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन जो अदरवाइज मेरे को मार्केट से मिल रहा है 10 रुपए का, वो लिख दो तो भी 28 आएगा। समझो एवरीवन? सो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना चार्ज करोगे आप? 28। ये वाला समझ में आया? अब कहानी में ट्विस्ट आएगा।
अब कहानी में ट्विस्ट आएगा। इतना समझ में आ गया ना? बराबर से लिखना है तो लिख लो। क्लियर है? सो अगेन लॉजिकली सोचो, लॉजिकली अगर आप कुछ ट्रांसफर कर रहे हो तो मैक्सिमम बॉस कितना रिकवर करोगे? उतना जितना तुमको मार्केट से मिलता है। ये केस में मार्केट से 30 रुपीज मिलता था, बराबर है, बट आप फिर भी मैक्सिमम 28 रख रहे हो। क्यों? समझ में आया? बिकॉज गेम किसकी वजह से बदला? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट की वजह से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दिया है ना, तो भी बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है कि वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट विल नेवर बी इंकर्ड in internal transfers. Variable selling cost will never be incurred in internal transfers. समझियो? ओके, ध्यान रखना ये चीज। सो अब यहां पे टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड, सो 30 रुपीज में आइडियली चार्ज करना चाहिए था, बट बिकॉज मेरा 2 रुपया का कॉस्ट बचेगा, तो 2 रुपए का वो जो कॉस्ट बेनिफिट है वो मैं इंटरनल डिपार्टमेंट को पास ऑन कर रहा हूं। तो बेसिकली मैं 10 अर्न करने वाला था, अभी भी मैं 10 अर्न कर रहा हूं इवन आफ्टर कीपिंग 28। दैट इज द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। सो कैन आई से मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस विल बी मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट। अगर बार बेचा होता तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कमाया होता? 10। सो बेसिकली दैट। समझे ना? बराबर। सो मैक्स टीपी क्या आएगा अपना? ठीक है, सो कैन आई राइट डाउन मैक्स टीपी क्या आएगा अपना? मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, हाँ, एक्सक्लूडिंग वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। दोनों का आंसर हमेशा सेम ही आएगा। सो आइदर वेज आप करो, कोई टेंशन नहीं है। अब जैसा मैंने कहा, कहानी में ट्विस्ट। सो ये तो अपन ने मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस अपन बोलेंगे किसको? अपन बोलेंगे ट्रांसफर डिपार्टमेंट डिवीजन बी को। चलो 28 दे दो मैक्सिमम, अगर मांगना हो तो। बट क्या वो अपने को 28 देगा? मैं आपको जवाब देता हूं, कोई हाल में वो 28 नहीं देगा। ऐसा क्यों? अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अगर आपने समरी में ध्यान दिया होगा, सो एक प्रोडक्ट दिख रहा होगा आपको, प्रोडक्ट आर एट ₹32 पर यूनिट दिख रहा है आपको, ये 32 पर यूनिट वाला। नाउ इंटरप्रिटेशन, ये अगर क्यू के लिए यूज होता है तो सीधा 32 यूज हो जाएगा, 32 रुपीज में मिल जाएगा, और क्यू के लिए डायरेक्टली यूज हो जाएगा। अगर पी यूज करना है तो +5 एडिशन करना पड़ेगा कॉस्ट का, इसके ऊपर जो भी जितने में भी मिलेगा +5 करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो? तब वो इक्विवेलेंट प्राइस बन रहा है भाई। क्लियर? वापस से मैं बताता हूं, ये एक थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ये एक बार क्लियर हो गया ना, जीत लिया तुमने ट्रांसफर प्राइसिंग। समझ लो भाई, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस पे अपन लोग है, तो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना होगा? या तो 28, जैसा इधर अपन लोग को प्रॉपरली दिख रहा है। बट क्या मेरा ट्रांसफर ही डिपार्टमेंट 28 देगा क्या? मैं आपको बोलता हूं कभी नहीं देगा। क्यों? देखो, ट्रांसफर ही डिपार्टमेंट अगर डिवीजन बी, मतलब बेसिकली प्रोडक्ट पी को 28 में खरीदता है, प्लस 5 रुपए का उसको तो ऑल्टरेशन करना है, सो टोटल उसको 33 में पड़ेगा अगर उसने खरीदा तो। और वही उसको आउटसाइड से आर मिल रहा है, जिसके ऊपर कोई ऑल्टरेशन नहीं करना है। कहना इसे वो इसको 32 में मिल रहा है, तो 33 का खर्चा क्यों करेगा वो? जब वही झाग वही सफेदी, तो भला कोई वो क्यों ले, ये ना ले। अभी अंडरस्टैंडिंग गाइस? देखो वापस से समझने की कोशिश करो, अगर ट्रांसफरी डिवीजन 28 में खरीदता है, प्लस 5 रुपए का ऑल्टरेशन कॉस्ट तो एनी विच केस उसको करना ही है, तो प्लस कर दिया तो 33 का कॉस्ट हो गया उसको। सेम चीज उसको बाहर से आर 32 में मिल रहा है, तो फिर वो 33 में क्यों खरीदेगा? कभी इधर से वो खरीदेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो कुछ तो ऐसा कॉम्पिटिटिव प्राइस भी रखना पड़ेगा कि ट्रांसफर ही के नजरिए से भी वो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस के दायरे में सेट हो। तो ऐसे सिनेरियो में आप क्या करोगे पता है क्या? उसको एक इक्विवेलेंट प्राइस पे लाओगे। किसको? आपके सब्सटीट्यूट को। तो सब्सटीट्यूट आपको कितने में मिल रहा है बॉस? 32 में। आर सब्सटीट्यूट मतलब आर बराबर 32 में मिल रहा है, लेस आपको ऑल्टरेशन का कॉस्ट लगेगा अगर आप पी लेते तो। समझो वो तो इधर नहीं लगने वाला है, तो 5 रुपए आपका आर खरीदने की वजह से 5 रुपए बच रहा है। सो कैन आई से 27 में
विदाउट ऑल्टरेशन अपने को आर पड़ रहा है, तो ट्रांसफरी डिपार्टमेंट क्या बोलेगा पता है ट्रांसफर को कि आप 27 में मैक्सिमम में देते हो तो दो, अदरवाइज मैं बाहर से खरीद लेता हूं, क्योंकि मेरे को 27 प्लस 5 32 में सिमिलर प्रोडक्ट मिल रहा है। समझियो कि नहीं? एंड देयरफॉर यहां पे मैंने बोला ना ट्रांसफरी डिवीजन के हिसाब से सोचना पड़ेगा। सो सब्स्टिट्यूट अगर हुआ तो, सब्स्टिट्यूट अगर हुआ तो अपने को ट्रांसफर प्राइस वैसा सेट करना पड़ेगा, क्या पता है? सब्स्टिट्यूट वैल्यू लेस ऑल्टरेशन कॉस्ट। सो अब मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगा पता है? इट विल बी मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट और बड़ा वाला और सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट whichever is lower. So can I say यहां पे देखो ये 28 आ रहा है, ये 28 आ रहा है एंड सब्स्टिट्यूशन माइनस ऑल्टरेशन कॉस्ट कितना आ रहा है? देखो इधर 27। तो कैन आई से मैक्सिमम आपको ट्रांसफर डिपार्टमेंट 27 ही देगा, उससे ज्यादा देने का कोई लॉजिक ही नहीं है। तो उतना ही अपना मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस सेट करो ना कि भाई डील हो जाए। सो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पे? 27 whichever is lower, as I said. So 28 और 27 whichever is lower. तो यहां पे आंसर क्या आ जाता है? 27। कोई भी हालत में ट्रांसफर डिपार्टमेंट आपको 27 से ज्यादा तो देगा ही नहीं, एंड दैट बिकम्स द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। क्लियर? देखो इसको एकदम ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं समझा है रिवाइंड करो, वापस से सुनो, थोड़ा शांत माइंड से सोचो, आपको भी लॉजिकली ये चीज समझ जाएगी जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है उसके बाद। अब देखो यहां पे मैंने क्या लिखा था? ट्रांसफर प्राइस जब मिनिमम ट्रांसफर प्राइस सेट करना है तो ट्रांसफरर के नजरिए से, जब मैक्सिमम सेट करना है तो ट्रांसफरी के नजरिए से। एंड व्हेन आई सेड दैट, उसका मतलब ही ये है। और मैंने बोला ना ये फंडामेंटल क्वेश्चन है, ये समझ में आ गया ना, आने वाले सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। मतलब अपना सिस्टम क्या पता है? सीधा ग्रुप डी से ही चालू करता हूं मैं, मतलब मेरे बेसिक में सब बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। आप देखना आगे और भी सम करने अपने को, सब देख लेना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा, लगेगा कि अरे हाँ यार बेसिक सम अभी तक अपने साथ चल रहा है एंड तक। ठीक है, समझ में आ गया? सो ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम नाउ ऑन आवर डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम transfer price, for maximum transfer price, our derivation is what? Market price minus variable selling cost, या इसको बोल सकते हो variable cost excluding variable selling cost plus contribution loss और बोलो सब्स्टिट्यूट वैल्यू माइनस ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन कॉस्ट, विचएवर इज लोअर, सो इधर वो भी लिख देते हैं विचएवर इज लोअर। एंड तक ये कॉन्सेप्ट याद रखना, खत्म, जीत गए आप तो फिर। समझ में आ गया? प्लीज कॉपी दिस डाउन विदाउट फेल। ये भी कॉपी करना है, ये भी कॉपी करना है, बिंदास 2 मिनट पॉज कर दो वीडियो को, शांत माइंड से समझ लो, ठीक है? तो अब भाई फाइनल आंसर तो लिख देते हैं। सो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 20 माइनस 2 18। उन्होंने मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस पूछा है। सो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? मिनिमम ट्रांसफर प्राइस हमेशा याद रखना, इट इज वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। एंड मैक्सिमम क्या होगा? मार्केट प्राइस माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, या तुम ले लो वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट प्लस
कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, दोनों में एक ही आंसर आना है, डोंट वरी। और सब्स्टिट्यूट वैल्यू लेस alteration cost, whichever this or this, whichever is lower. ठीक है, so here 30 minus 2 28, here 18 plus 10 28, your substitute value 32 minus alteration cost 5 equal to 27. ठीक है, so that is how this whole system works. I hope we are clear with case 1, no doubts. ठीक है, चलो अब आ जाते हैं अगले पड़ाव पे, which is case 2. तो let's see what is case 2. सोल्यूशन दिया है, आप आराम से रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे आपका काम है समझना, हर एक एस्पेक्ट को समझना। दैट इज द होल इंटेंशन ऑफ दिस लेक्चर। समझते जाओ, जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं समझते जाओ, है ना। चलो कंटिन्यूइंग। इफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ डिवीजन ए इज लिमिटेड टू 20,000 यूनिट्स ऑफ पी, ओके। सो अब मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना बोल रहा है वो, 20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी। ठीक है, अगेन एक्सटर्नल डिमांड में कहीं पे कोई चेंज बोला ही नहीं है, तो एक्सटर्नल डिमांड ज्यों का त्यों, कितना 18,000। सो कैन आई से, इस लॉजिक से, इस मैथ से आइडल कैपेसिटी कितना होता है, 2000 यूनिट्स। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। अब ये एक बेसिक तो मैंने लिख लिया। अब मेरे को कॉल आएगा बाहर के डिपार्टमेंट से, सॉरी इंटरनल डिपार्टमेंट से, क्या कॉल आएगा कि हमको 5000 यूनिट चाहिए। अब मेरे को कॉल आया है एक्सटर्नल, ओह गॉश, डिवीजन बी से, और डिवीजन बी कौन है मेरा, इंटरनल डिपार्टमेंट। इंटरनल डिपार्टमेंट मेरे को क्या बोलता है, हमको 5000 यूनिट्स चाहिए ना। अब अपन दुविधा में पड़ जाएंगे। देखो पहले तो इजी था कि 7,000 यूनिट्स आइडल है, उसमें से उसको 5000 चाहिए, चल टेंशन नहीं लेके जा। बट अब कहना इससे मुझे मेरा शायद आउटसाइड मार्केट कट करके देना पड़ेगा उसको, और मैं प्रॉफिट सेंटर हूं, समझ रहे हो ना तुम लोग। सो दैट इज हाउ द थॉट प्रोसेस, दिस इज हाउ द थॉट प्रोसेस विल वर्क आउट। देखना अभी कैसे अपन लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। सो अब मैं बोलता हूं भाई 2000 यूनिट्स ही आइडल है, वेरेस चाहिए वो लोगों को कितना, 5000 यूनिट्स। तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि ये जो 2000 यूनिट्स है ना, जो आइडल है, उसका अपन अलग प्राइसिंग रखेंगे। पर ये जो 3000 यूनिट्स है, कहना इसे, ये तो मैं आउटसाइड मार्केट सैक्रिफाइस करके बनाने वाला हूं ना यार, एज सच। अभी अंडरस्टैंडिंग, अगर ये 3000 यूनिट्स में आउटसाइड मार्केट सैक्रिफाइस करके बनाने वाला हूं, तो इसका प्राइसिंग कुछ और रखना पड़ेगा। अभी क्लियर एवरीवन? यस, बराबर। कॉपी कर लो अगर करना हो तो, या समझ लो रादर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अपन पहले तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस वर्कआउट करते हैं, करेक्ट। अपन पहले तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस वर्कआउट करते हैं। अब मुझे बताओ, जो 2000 यूनिट्स आइडल पड़ा है, उसका मिनिमम ट्रांसफर प्राइस कितना होगा? कैन आई से रिकवरी ऑफ वेरिएबल कॉस्ट माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है यहां पे, तो वो हो जाएगा माइनस, सो माइनस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। सो कैन आई से 20 माइनस 2 इक्वल टू 18, बराबर है। सो कैन आई से ये 2000 यूनिट्स के लिए यहां पे 18 पर यूनिट चार्ज करेंगे। बट जो 3000 यूनिट सैक्रिफाइस हो रहा है, कहना इसे, उसके लिए तो मिनिमम मैं उतना रिकवर करूंगा ही करूंगा जितना अदरवाइज मेरे को मार्केट से मिल जाता था, बिकॉज आई एम अ प्रॉफिट सेंटर यार, एज सच।
मैं प्रॉफिट सेंटर अप्रोच यूज कर रहा हूं ना, तो बट ऑब्वियो मैं यहां पे ये जो 3000 यूनिट सैक्रिफाइस कर रहा हूं ना, उसके लिए मिनिमम भी मैं उतना ही रिकवर करूंगा जो अदरवाइज मेरे को मार्केट से मिल ही जाता। सो ये 3000 यूनिट्स के लिए मुझे 30 मिल जाता, दिस इज माई मार्केट प्राइस। बट कैन आई से वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, जो अपना डिस्कशन काफी हो चुका है, उतना माइनस करता। सो कैन आई से इसके लिए मैं 28 चार्ज करता। सो ऑन एन एवरेज मैं बोलूंगा भाई टोटल 2000 यूनिट के लिए 18 चार्ज करता मैं, एंड ये 3000 के लिए 28 चार्ज करता मैं। टोटल यहां पे हो जाता 36 3,60,000, यहां पे हो जाता 28 इंटू 3000, कैलकुलेटर्स प्लीज, 84,000। मैंने कुछ गलती किया, 18 इंटू 2000 इज 36,000, पहले लिखा था, करेक्ट। सो टोटल कितना हो गया, 36 प्लस 84, 1,20,000 हो गया ना मेरा। ये 1,20,000 रुपीज के लिए टोटल 1,20,000 मेरे को रिकवर करना है फॉर, कैन आई से इन ऑल 5,000 यूनिट्स इक्वल टू ₹24 पर यूनिट। कितना बोलो बोलो, टेल 24 पर यूनिट, विच बिकम्स माय मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, विच बिकम्स माय मिनिमम ट्रांसफर प्राइस। समझो, क्लियर हो गया आप लोग को एवरीवन, यस और नो? सो वापस से इसको एक रिकैप मारते हैं। मिनिमम मतलब कितना मेरे को मिनिमम उतना तो चाहिए, सो दैट मेरा कुछ नुकसान भी नहीं होना चाहिए, एंड हो गया अपना लॉजिकली चीजें सेट आउट भी हो जाए। सो 2000 यूनिट जो मेरा आइडल है, उसके लिए मैं वेरिएबल कॉस्ट लेस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट रिकवर कर लूंगा, और जो मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं उससे मैं पूरा जो अदरवाइज मेरे को रिकवर होता था, जो अदरवाइज मतलब 18 प्लस 10 28 रिकवर होता था, तो वो भी मैंने रिकवर कर लिया वो 3000 यूनिट्स के लिए, गिविंग मिनिमम ट्रांसफर प्राइस ऑफ ₹24। समझे? अब आ जाते हैं मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइसिंग पे, ठीक है। अब मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना ट्रस्ट में बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज अपन लोग ने फर्स्ट केस में जो किया था ना, मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, वैफा का वैफा ही रहेगा जैसा फर्स्ट केस में था, कैफा जैसा फर्स्ट केस में था। अभी क्लियर एवरीवन? सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो, क्लियरली बताओ। ओके, सो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस तो उतना ही रहेगा विच वॉज यर, ये जो पूरा सिनेरियो दिख रहा है ना तुम लोग को मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस का, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा इवन इन सिनेरियो 2, बिकॉज मैक्सिमम आप कितना चार्ज करोगे, जितना आपका मार्केट प्राइस है, बराबर है, जितना आपका मार्केट प्राइस है लेस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, और आप बोलोगे हमको रिकवर करना है वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, विच इज 28, बट ट्रांसफरी डिपार्टमेंट बोलेगा भाई हम 27 से ज्यादा तो देंगे ही नहीं, क्योंकि हमको तो उतने में मिल रहा है, समझे क्या, वो अल्टरेशन कॉस्ट माइनस करके, सो दैट बिकम्स द 27 बिकम्स द मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस। सो इररिस्पेक्टिव केस 1 हो या केस 2 हो या इनफैक्ट अदर केस 3 हो, आपका जो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस है ना वो वैसे ही रहेगा। सो अगर मैं यहां पे लिखता हूं मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, तो बोलो बोलो क्या लिखोगे, सो यू विल से मार्केट प्राइस लेस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। मार्केट प्राइस कितना 30, लेस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितना 2, मतलब 28, या वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट एड कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। सो ये कितना हो गया, वेरिएबल कॉस्ट 18, एक्सक्लूडिंग वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट उतना ही है ना, कंट्रीब्यूशन लॉस 10, सो टोटल 28, और सब्स्टिट्यूट वैल्यू लेस ऑल्टरेशन कॉस्ट, सो कितना हुआ 32 लेस 5 इक्वल टू 27, विच एवर इज लोअर। समझो, सोचो, अभी सोचो और समझो इसको। क्लियर हो गया आपको? कोई टेंशन, कोई क्वेश्चन? ठीक है, सो मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस, ऑलराइट, चलो हो गया। केस 2 भी, सो केस 2 का मिनिमम रेंज जो अपना था
24 से लेकर 27 विल बिकम द रेंज। ठीक है, आ जाते हैं केस 3 पे। नाउ दिस इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। केस 3 क्या बोलता है, देखो 18,000 if production capacity of division A is limited to 18,000 units of product P. चलो let's analyze this. So production capacity is how much? 18,000 units. All right, so how does this work? Pay attention. So 18,000 यूनिट्स। अब मेरा आउटसाइड डिमांड कितना है? आउटसाइड डिमांड है 18,000 यूनिट्स का ही, बराबर है। तो मेरे पास आइडल कितना रहा? 0। ठीक है, प्राइम ऑफ एसी ये मैंने लिख दिया। अब मेरे को कॉल आएगा किधर से? डिवीजन बी से। डिवीजन बी मेरे को क्या बोलेगा? सर वी वांट 5,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी। अपन बोलेंगे नो प्रॉब्लम, हम देने को रेडी है। तो वो पूछेगा चलो सर रेंज बताओ। तो सबसे पहले अपन उसको मिनिमम ट्रांसफर प्राइस बताएंगे। अब मिनिमम ट्रांसफर प्राइस इन दिस सिचुएशन क्या होगा? आई थिंक इट्स सिंपल नाउ, बट ऑब्वियस कि 0 आइडल कैपेसिटी है, मतलब जो मेरा आउटसाइड डिमांड है उसको पूरा सैक्रिफाइस करने के बाद ही मैं ये 5,000 दे पाऊंगा। ध्यान से सुनना, लिसन प्रॉपरली। जो मेरा आउटसाइड डिमांड है वही सैक्रिफाइस करके मेरे को आपको देना पड़ेगा। तो आउटसाइड डिमांड से मैं कितना रिकवर कर रहा था? 30, बट वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट मेरा उतना आप इंटरनल ट्रांसफर में बचेगा, उतना बेनिफिट मैं उसको दे दूंगा। सो 28 विल बिकम माय मिनिमम ट्रांसफर प्राइस, बिकॉज इन दिस केस मिल्क डिवीजन क्या बोलेगा, या वो डिवीजन ए क्या बोलेगा? बस मैं प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच पे हूं। तो अगर मैं मेरा आउटसाइड डिमांड सैक्रिफाइस करके दे रहा हूं ना, तो जितना मुझे आउटसाइड से पैसा मिल रहा था या कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा था उतना मुझे तुमसे भी चाहिए बॉस। समझ रहे हो? तो मुझे कितना मिल रहा था बाहर से? सो मुझे बाहर से 18 प्लस 10 28, इतना मेरे को मिनिमम ट्रांसफर प्राइस चाहिए। समझियो? सो ये ट्रांसफरर डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। बट अगर ट्रांसफरी के हिसाब से सोचो, विच विल बिकम योर मैक्स ट्रांसफर प्राइस, अगेन मिनिमम 28 है, तो बट ऑब्वियो मैक्सिमम 28 ही रखेगा ट्रांसफरर डिपार्टमेंट। बट यहां पे ट्रांसफरी डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि सर हम आपको 27 से ज्यादा क्यों दे? अगर आपसे 28 में खरीदा, प्लस 5 33 हुआ, प्लस 5 33 हुआ, हमको तो 27 प्लस 5 32 में मिल रहा है, तो हम आपको 27 से ज्यादा क्यों दे? ठीक है, मत दो। सो हियर मैक्सिमम ट्रांसफर प्राइस 28, मिनिमम ट्रांसफर प्राइस 28, ऐसा ट्रांसफर डिपार्टमेंट बोलेगा। ट्रांसफर ही बोलेगा मैक्सिमम वी कैन पे यू इज 27, नो प्रॉब्लम, बट रेंज 28 to 28 रहेगा। हाँ, अब दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज द सिचुएशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस डेडलॉक। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर प्राइस डेडलॉक। मतलब तू तेरा मैं मेरा, ये सिचुएशन को मैं प्यार से क्या कहता हूं पता है? TTMM। तू तेरा मैं मेरा, मतलब सी ये वाले सिचुएशन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर आइदर टू हैव अ कॉर्डियल रिलेशन, मतलब इंटरनल ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। वो बोलेगा 28 से कम में मैं ना दूं, ये बोलेगा 27 से कम में ज्यादा में मैं ना लूं। ठीक है, तू तेरा मैं मेरा, तू बाहर बेच मैं बाहर से लूंगा। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है भाई। वर्कआउट करने का ट्राई कर रहे थे, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम, विल मूव अहेड। समझियो क्या? सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3। आई होप आप लोग को सब भली भांति पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बेसिक वाले सम बहुत बराबर से समझो, आने वाले जो सम्स है ना बहुत स्मूथली मैनेज हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको देखना है आंसर अपने बुक में देख लो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। मैंने जो समझाया वही बुक में लिखवा है, बट थोड़ा और डिटेल में लिखवा है, तो वो आप आराम से कर सकते हो। वीडियो पॉज करो, देख लो, नहीं समझा हो तो, समझ गया हो तो वेल एंड गुड। माय पर्सनल सजेशन, वीडियो पॉज करके ये सम खुद से पढ़ो वापस, एंड वापस से खुद से ट्राई कर लो, सो दैट एकदम सिक्योर हो जाओ, समझ जाओ। कोई तकलीफ हो तो ऊपर नंबर दिया है, एनी टाइम व्हाट्सएप, आई एम अवेलेबल टू हैंडल योर डाउट्स। राइट, ओके। सो वापस क्विक रिवीजन, रिकैप ले लेते हैं अपन लोग, ताकि वापस चीजें क्लियर हो जाए। सो केस 1 था अपना, मतलब ये क्वेश्चन के पहले का रिवीजन, फिर क्वेश्चन वाला भी देख लेंगे। ठीक है, सो केस 1 था
अगर फुल यूटिलाइजेशन होता है तो यूजुअली ट्रांसफर प्राइस क्या सेट करोगे? मार्केट प्राइस। जैसा अपना केस 3 था क्वेश्चन 1 में, अगर पार्ट आइडल है एंड पार्ट यूटिलाइज्ड है तो क्या करोगे? थोड़ा वेरिएबल कॉस्ट, थोड़ा मार्केट प्राइस, दोनों का एवरेज। एंड केस 3 में अगर पूरा का पूरा आइडल है तो क्या करोगे? वेरिएबल कॉस्ट। समझियो? बेस्ड ऑन दिस अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, पहले उसका समरी बनाया। समरी बोलता है डिवीजन ए प्रोडक्ट पी बनाता है, डिवीजन बी प्रोडक्ट क्यू बनाता है। प्रोडक्ट क्यू को 5000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट पी चाहिए। प्रोडक्ट पी का एक्सटर्नल डिमांड मार्केट में 18000 यूनिट्स है, उसका सेलिंग प्राइस है 30, वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है 20। अब ये बात तो क्लियर हो गई, जब व्हेनेवर देयर इज इंटरनल ट्रांसफर, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट विल नॉट बी इंकर्ड बाय द ट्रांसफरर डिवीजन. If it is specifically told in the question, good. Even if it is not told, by default it is deemed, assumed. समझो? प्रोडक्ट क्यू बोलता है कि हम पी को ले लेंगे, बट साथ में ऑल्टरेशन भी कराना पड़ेगा जिसके ऊपर 5 रुपए का खर्चा होगा. फेयर इनफ. ऑल्सो डिवीजन बी सेज वी कैन गेट एन ऑल्टरनेट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट at rupees 32 per unit. All right. Required. Part 1. Production capacity of P is 25,000 units. Such is the scenario. Then अपन ने देखा भाई market demand 18,000, idle 7,000. So can I say 5,000 units ही अपने को तो external department को देना है. So मतलब idle capacity से ही पूरा का पूरा यूज करना है. So अपन लोग pure variable cost पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, which is 18. And maximum कितना रिकवर कर पाओगे? You will say 28. बट सामने ट्रांसफरी डिपार्टमेंट का भी अपन लोग अगर ध्यान रखे, देन इन दैट केस इट विल वर्क आउट टू हाउ मच? 27. भाई कितना? सब्स्टिट्यूट माइनस अल्टरेशन कॉस्ट. ठीक है. देन वी केम टू केस 2. मिनिमम ट्रांसफर प्राइस केस 2 में, अच्छा ये तो 1 ही चल रहा है. केस 2 में क्या है? प्रोडक्शन कैपेसिटी 20,000, एक्सटर्नल डिमांड 18 का, आइडल मतलब कितना? 2000 हुआ. इंटरनल डिपार्टमेंट बोलता है 5000 यूनिट्स चाहिए, तो अपन उसको बोलते हैं ठीक है, जो 2000 आइडल है उसको मैं वेरिएबल कॉस्ट पे दे सकता हूं बस, बट जो 3000 मैं सैक्रिफाइस करके दे रहा हूं तेरे को, उसके लिए मैं मेरा मार्केट जो अपॉर्चुनिटी है वो रिकवर करूंगा. एंड अकॉर्डिंगली एवरेज आउट करके मेरा ट्रांसफर प्राइस सेट हुआ. सेम वे मैक्स ट्रांसफर प्राइस अगर मैं देखता हूं, देन इज द सेम थिंग. कंटिन्यू केस 3. 18,000 का डिमांड, 18,000 का प्रोडक्शन कैपेसिटी. तो मैं बोलता हूं बॉस यार यहां पे तो अपना थोड़ा मेल मिलाप मुश्किल है, बिकॉज मैं 28 से नीचे में नहीं बेचूंगा. तू बोलेगा भाई 27 से ज्यादा मैं नहीं दूंगा. नो प्रॉब्लम. सिचुएशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस डेडलॉक या TTMM. समझियो एवरीवन? सो प्लीज इफ यू वांट यू कैन कॉपी, गो थ्रू कर लो, पॉज करके ये सम वापस से ट्राई करो. एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू टेक ओवर द आगे नेक्स्ट सम्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग. Okay, so question 1 done. Now we will move on to question number 2. Cut 2.